जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मासूम नावल का लिंक नीचे कमेंट में पिन है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नीलम गुस्से से चलकर रूम में आई। मैं तैयार हो चुका था, लेकिन कमरे की हालत और अम्मी की हालत देखकर इसे समझने में कुछ मुश्किल न हुई। नीलम बोली, अरहम आप क्या कर रहे थे अम्मी के साथ? मैंने कहा कुछ नहीं। वो बोली, झूठ नहीं बोलें। इतनी देर मैं बेल देती रही हूँ और अम्मी का दुपट्टा भी नहीं, और मुझे कहते हुए आगे पीछे देखने लग गई। फिर नीचे बैठकर बेड के नीचे देखा तो सास के कपड़े पड़े थे जो मैंने फेंके थे। नीलम बोली, अरहम तुम अम्मी के साथ? सास दरवाजे में खड़ी दो रही थी। मैं भी खामोश था। पकड़े गए थे हम। तुम दोनों कितने बेशर्म हो, मुझे घिन आ रही है तुमसे। नीलम बहुत गुस्से में थी। मैंने कहा, नीलम मेरी बात तो सुनो। मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, नीलम ने मेरा हाथ झटक दिया। अरहम निकलो यहाँ से, मुझे अभी इसी वक्त तलाक चाहिए। वो गुस्से से धाड़ी। मैंने कहा, बकवास मत करो, तुमको कुछ पता नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारी अम्मी को मेरी ज़रूरत थी, मैंने एक दामाद का फ़र्ज़ निभाया है। तुम खामखा गुस्सा कर रही हो। नीलम, अम्मी को तुम्हारी ही ज़रूरत पड़ गई थी और मर्द मर गए थे क्या? सास बोली, क्या बकवास कर रही हो? नीलम बोली, अम्मी बस, मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए, बेहतर है आप चली जाएं यहाँ से। मैंने कहा, नीलम ऐसे जज्बात में ना आओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। नीलम, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्या तुम मुझसे खुश नहीं थे? मैंने कहा, जो भी हुआ बेशक गलत था, लेकिन तुम अपनी अम्मी को समझ नहीं रही। जो दवाई मुझे मेरी सास ने खिलाई थी, इसकी वजह से मेरा हाल बहुत बुरा हो रहा था। मेरे अंदर आग लगी हुई थी। मैंने कहा, नीलम तुम हमें कुछ देर दे सकती हो, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। नीलम, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? कुछ शर्म करो। मेरा दिमाग भी खराब हो रहा था। मैंने कहा, खुद लेटो या उसे लेटने दो। उसने गुस्से से कहा, मैं अभी अपना सामान वापस लेकर आ जाऊंगी, मुझे बस तलाक चाहिए, और वो घर से निकल गई। मैंने सास से कहा, इधर आओ। वो भी परेशान थी। मैंने कहा, पूरा काम कर लें फिर देख लूँगा नीलम को भी। मेरी सास ने ना चाहते हुए भी मेरी बात मानी और मैं उसको मनाने लगा। जब मैंने उसको राज़ी कर लिया तो मैंने कहा, आप फ़िक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं घर से निकलने लगा तो मेरी सास ने मिन्नतें की कि कुछ करो, नीलम को किसी तरह समझाओ, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैंने कहा, फ़िक्र ना करें। मैं दुकान पर आ गया और अपने कमरे में बैठ गया और नीलम को कॉल की। एक दो बार उसने कॉल काट दी, फिर उसने अटेंड की। नीलम, क्या मसला है? मैंने कहा, क्या मसला है तुम्हें? नीलम, तुमने क्यों किया ऐसा अम्मी के साथ? मैंने कहा, उन्हें किसी की ज़रूरत थी, उनके भी कुछ अरमान थे। मैं ना होता तो कोई बाहर से आ जाता, फिर जो बदनामी होती तुम उसको झेल पाती। नीलम, बस करो, ये सब बहाने हैं। मैंने कहा, ठीक है, तुम बेशक चली जाओ, मैं फिर भी वहाँ आकर तुम्हारी अम्मी से मिलूँगा, तुम देखते रहना, और अगर बात तुम बाहर किसी को बताओगी तो बदनाम खुद होगी, इसलिए बेहतर है खामोश हो जाओ, जैसे चल रहा है चलने दो। नीलम बोली, नहीं, मैं कैसे रह सकती हूँ? तुम मेरे साथ भी मिलते हो और मेरी अम्मी के साथ भी, तो क्या रिश्ता बचता है अब हमारे दरमियान? मैंने कहा, किसी को नहीं पता, बेहतर है तुम भी खामोश रहो। वो बोली, ये सब कब से चल रहा है? मैंने कहा, शादी के 2 माह बाद से, जब तुम उम्मीद थी। मुझे किसी की ज़रूरत थी और तुम्हारी अम्मी को भी। नीलम बोली, इतने अरसे से तुम ये सब कर रहे थे? मैंने कहा, अब बस करो ना। नीलम बोली, कभी शर्म नहीं आई? मैंने कहा, नहीं, मज़ा बहुत आया है। नीलम बोली, उफ़ बस करो, बहुत हो गया यार। नीलम अब थोड़ी ढीली पड़ गई थी। मैंने कहा, देखो, मैं इस फैमिली को एक साथ रखना चाहता हूँ। मैंने ये सारी गेम एक प्लान के तहत खेली है।
तुम सुनोगी तो खुश हो जाओगी। नीलम, कैसा प्लान? मैंने कहा, तुम्हारे अब्बू की प्रॉपर्टी, ये घर, उनके अकाउंट का पैसा, तुम्हारे ख़ानदान की नज़रें इस पर लगी हुई हैं। मैंने तुम्हारी अम्मी को फंसा लिया क्योंकि ये सब उनके नाम हैं और उनके साइन के बगैर किसी को नहीं मिल सकते। यही नहीं, तुम्हारी बहन को भी मैंने ट्रैप कर लिया और उसका होने वाला बेबी भी मेरा ही है। ये सब अब हमारा होगा बहुत जल्द। तुम्हारी अम्मी से मैं सब डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा लूँगा। नीलम, ओ माय गॉड अरहम, ज़बरदस्त यार, क्या गेम चलाई है। मुझे पता है अब्बू की सारी प्रॉपर्टी अम्मी के नाम है। वाओ अरहम, आई लव यू। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम मिलकर अम्मी से साइन करवाएंगे और सब हमारा होगा। मैंने कहा, तो तुम अपनी बहन को लेकर जल्दी से घर आ जाओ, मैं जाकर बाकी गेम सेट करता हूँ। नीलम, ओके, मैं आ रही हूँ। मैंने अरूसा और सफ़ीना को बोला कि मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, दुकान बंद कर देना। मैं सास की तरफ आ गया और वो अपने बेडरूम में बैठी परेशान थी। मैंने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? मैंने उसे बेड पर लिटाते हुए कहा। वो बोली, प्लीज़ अरहम, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा, सब ठीक होने वाला है। वो बोली, कैसे? मैंने कहा, बस देखती जाओ। मैंने उसको अपने साथ लगा लिया। वो बोली, अरहम, मुझे बहुत डर लग रहा है। नीलम, मेरी बेटी मुझसे नफ़रत करेगी, मैं कैसे जी पाऊंगी? मैं उठकर बैठ गया और कहा, आप फ़िक्र क्यों करती हैं, मैं सब संभाल लूँगा। वो बोली, मगर कैसे? मैंने कहा, आपने अंकल की प्रॉपर्टी का क्या सोचा है? वो अभी तक आपके नाम है। आपको चाहिए कि वो नीलम और मेरा नाम कर दें। इससे नीलम का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। बाकी आपके और अपने रिश्ते के बारे में मैं नीलम को समझा लूँगा। सास बोली, मगर इसमें छोटी का भी तो हिस्सा है। मैंने अगर सब कुछ तुम्हारे और नीलम के नाम कर दिया तो उसका शौहर एतराज़ करेगा। मैंने कहा, आप इसकी फ़िक्र ना करें, छोटी को हम संभाल लेंगे। उसका शौहर पहले ही आपकी जायदाद पर नज़र लगाए बैठा है। आप इस काम में देर ना करें तो अच्छा है। सास मेरी गहरी सोच में पड़ गई। मैंने कहा, क्या सोचने लगी? वो बोली, अरहम, तुम वादा करते हो कि तुम मेरी बेटियों को समझा लोगे, वो मुझसे नफ़रत तो नहीं करेंगी? और मुझे छोटी के शौहर का भी डर है, उसे पता चला तो वो बहुत नाराज़ होगा। मैंने कहा, देखें, आपका मेरा कितने साल से रिश्ता चल रहा है, क्या आपको अब भी मुझ पर एतमाद नहीं? वो बोली, ये बात नहीं अरहम, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा, आप डर को छोड़ें और सब कुछ भूल जाएं, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने सास का मुंह दूसरी तरफ किया और उनको मनाने लगा। जब मैंने उनको राज़ी कर लिया तो वो मेरे लिए चाय बनाने लगी। उसी टाइम नीलम और साली भी आ गईं। मैं दोनों को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। नीलम ने प्लान के मुताबिक अपनी बहन के उसके ससुराल के खिलाफ कान भरने शुरू कर दिए। वो तो पहले ही उनसे तंग थी। नीलम ने बड़ी चालाकी से उसे समझा दिया कि वो जायदाद के बारे में किसी से बात नहीं करेगी। सास के पास आ गया। नीलम, सॉरी अम्मी, मैंने आपसे बदतमीज़ी की। सास बोली, मेरी जान, कहते हुए उससे लिपट गईं। उन्होंने साली को भी अपने सीने से लगा लिया। मैंने कहा, वाकई फैमिली है, अब हम चारों हमेशा एक साथ रहेंगे। ये बोलकर मैं भी उनसे लिपट गया। अगले हफ्ते में मैंने सारी गेम सेट कर दी और सारी जायदाद मेरे और नीलम के नाम हो गई। सास वाला घर हमने सास के नाम ही रहने दिया। अब जिंदगी बड़े मज़े से गुजर रही थी। मैंने 2 और शॉप्स खोल लीं। नीलम ने एक शानदार बुटीक खोली और अब वो बिज़नेस में बिज़ी रहती थी। उसने बड़ी चालाकी से साली की तलाक करवा दी। वो भी बुटीक में नीलम के साथ होती है। हमारी मुलाकातों वाली ज़िंदगी भी ज़बरदस्त चल रही थी। मैं तीनों से मिलता था, मगर मेरा ज़्यादातर टाइम सास के पास गुज़रता था। मैंने कभी घर में या किसी रिश्तेदार से कोई मुलाकात नहीं की थी, लेकिन मुझे ये सुनकर बहुत मज़ा आया कि मेरा भी दिल किया कि मैं भी किसी से मुलाकात करूं। उन्हीं दिनों मेरे एक चचा के बेटे की शादी आ गई और मैं बमा अपने घर वालों के चचा के घर पहुंच गया। ये चचा लोगों के घर के दूसरे लड़के की शादी थी और तैयारियां फुल जोरों पर थीं। मेरे लिए भी नए कपड़े लिए गए
और सारी तैयारी मुकम्मल हो गई। वहीं मेरी मुलाकात चचा के बड़े बेटे की बीवी से हुई। भाभी उन्हें मुझसे फ्री होने की कोशिश की, लेकिन न जाने क्यों मेरी झिझक दूर नहीं हो रही थी। घर की औरतों को मैं गलत नज़र से देख नहीं पा रहा था। भाभी निहायत कुरेद कुरेद कर मुझसे मेरे बारे और मेरी फैमिली वाले पूछ रही थी। उनके अंदाज में एक वाल्हानापन था जो मुझे घबराने दे रहा था। वो अब हंस-हंस कर मुझसे बातें कर रही थी और मैं हकलाते हुए जवाब दे रहा था। मेरी अक्लाहट भाभी से छुपी नहीं थी, बल्कि वो मेरी इस कैफियत को भांप कर जैसे मज़े ले रही थी। मेरी नज़र बार-बार उठती और सीधा भाभी के ऊपर चिपक जाती। फिर मैं घबराकर आंखें नीचे कर लेता कि कहीं भाभी मेरी इस हरकत को देख ना लें। कुछ देर इधर-उधर की बातें होती रहीं। इतनी देर में मेरा चचाज़ाद कज़िन कदीर मुझे बुलाने आ गया और भाभी से इजाज़त लेकर हम लोग उठ खड़े हुए। एक चीज़ मैंने नोट की कि कदीर के वापस आने के बाद भाभी की गुफ्तगू में एकदम मोहतातपन आ गया। हम लोग दुआ सलाम के बाद वहाँ से निकले और घर वापस पहुँच गए। उस रात मैं बैठक में ही सो गया और सारी रात लड़कियों के सुहाने ख्वाब देखता रहा और दिन चढ़े तक सोता रहा। नींद में महसूस हुआ कि कोई मुझे झंझोड़ रहा है। आँख खुली तो एक हसीना को सामने पाया, जो बोल रही थी कि कब तक सोते रहोगे बुद्धू, अब उठ भी जाओ, सब लोग तैयारियां कर रहे हैं। ये मेरी छोटी कज़िन थी और बला की खूबसूरत थी। प्यार से सब उसको बीबी कहते थे। रात जब मैं यहाँ पहुँचा था तो इसी ने मेरा इस्तकबाल किया था। मैं जल्दी से उठा और उसका हाथ पकड़कर बोला, यार तुम रात को कहाँ चली गई थी? काफ़ी देर तक ढूंढता रहा। तो बीबी मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्यों ढूंढ रहे थे? और मैंने बेख्तियार आंखें नीचे कर लीं। अब इसका जवाब मैं इसको क्या देता? और बोला, बस ऐसे ही। तो वो मुस्कुराती हुई बोली, अरे मैं यहाँ थोड़ी न रहती हूँ, मैं अपने घर चली गई थी। और मेरे पूछने पर बताया कि वो मेरे चचा लोगों की फैमिली फ्रेंड्स हैं। और ये बताकर बीबी कमरे से चली गई। जिसे मैं अपनी कज़िन समझ रहा था, दरअसल वो मोहल्ले की एक लड़की थी। ये पता चलते ही मैं और चौधरी दोनों दिलेर हो गए। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर निकला तो पता चला अम्मी लोग हमको घुमाने के लिए मरी लेकर जाना चाहते हैं। मैंने बीबी को पकड़ा और बताया तो वो बोली, अब मैं तो आप लोगों के साथ जा नहीं सकती, इंतज़ार करूंगी आपके आने का। और मैं उसकी बात को सुनकर हैरान रह गया कि यार, लड़की खुले अल्फाज में इजहार कर रही है। खैर हम लोग मरी के लिए रवाना हुए। कदीर भी साथ था। हम लोग मरी पिंडी पॉइंट गए, चेयर लिफ्ट ली, इधर-उधर घूमते भी रहे, फिर मॉल रोड पर खाना खाया, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की और शाम को वापस घर आ गए। वापस आते ही मेरी निगाहें बेचैनी से बीबी को ढूंढने लगी, लेकिन वो ना मिली।